नमस्कार। आज का डीप डाइव एक निमंत्रण पत्र से शुरू हो रहा है। एक निमंत्रण पत्र? हाँ, पहली नजर में तो ये एक सामान्य सा वर्चुअल कवि सम्मेलन का बुलावा लगता है, लेकिन जब आप इसे थोड़ा गौर से देखते हैं तो ये एक पहेली की तरह खुलता है। अच्छा। और ये निमंत्रण हमें टेक्नोलॉजी, यादों और एक ग्लोबल होती भाषा की एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये आयोजन है डॉक्टर मनुमुक्त मानव की 43वीं जयंती के उपलक्ष्य में। वो एक आईपीएस अधिकारी थे और उनका जीवन काल 1983 से 2014 तक था। ओके। और सबसे दिलचस्प बात, उनकी 43वीं जयंती पर 43 देशों से 43 कवि हिस्सा ले रहे हैं। 43वीं जयंती, 43 देश? हाँ, ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो सिर्फ आयोजन का होना नहीं, बल्कि उसकी बनावट है। 43वीं जयंती को 43 देशों से जोड़ना, ये यादों को एक वैश्विक कैनवस देने जैसा है। वैश्विक कैनवस, सही कहा। हाँ, ये दिखाता है कि हरियाणा के एक शहर नारनौल में स्थित एक मेमोरियल ट्रस्ट कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और एक व्यक्तिगत श्रद्धांजलि को एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूवमेंट में बदल रहा है। तो मतलब ये एक तरह से ग्रास रूट लेवल पर ग्लोबलाइजेशन है। बिल्कुल, ये ट्रेडिशनल संस्थानों को बाईपास करके ग्रास रूट लेवल पर संस्कृति का ग्लोबलाइजेशन है। और इस ग्लोबल कहानी में जो किरदार हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। कवियों की लिस्ट तो खैर लंबी है ही, जापान से लेके नाइजीरिया और स्वीडन तक। लेकिन एक नाम ने मेरा ध्यान खींचा। स्वागताध्यक्ष हैं डॉक्टर एस अनुकृति। अच्छा। जो वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक की एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। एक मिनट, वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिस्ट? हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है। एक हिंदी कवि सम्मेलन और वर्ल्ड बैंक के एक अर्थशास्त्री के बीच मतलब क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए, ये कनेक्शन ही तो इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। कैसे? ये इस सोच को तोड़ता है कि कला और अर्थशास्त्र ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। जब नेपाल के भाषा आयोग के अध्यक्ष, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री जैसे लोग एक कवि सम्मेलन से जुड़ते हैं तो ये बताता है कि हिंदी भाषा और साहित्य अब सिर्फ साहित्यिक गलियारों तक सीमित नहीं है। ये वैश्विक नीति, प्रशासन और एकेडमिक्स में अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, कहीं हम इसे कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे? हो सकता है ये सिर्फ एक अच्छी तरह से जुड़े हुए प्रवासी समुदाय का एक निजी कार्यक्रम हो। नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है। और हिंदी के वैश्विक प्रभाव का शायद कोई बड़ा सबूत ना हो? देखिए, इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। ये शायद हिंदी के मास यानी बड़े पैमाने पर फैलने का सबूत ना हो, लेकिन ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज का संकेत दे रहा है। और वो क्या है? कि टेक्नोलॉजी ने कैसे दुनिया भर में फैले लोगों को एक मजबूत, एक फोकस्ड कम्युनिटी बनाने में मदद की है। अच्छा। आज किसी की याद को जिंदा रखने के लिए आपको राजधानी में एक बड़ा स्मारक बनाने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के 43 कोनों से लोगों को एक स्क्रीन पर लाकर एक ज्यादा जीवंत और शक्तिशाली स्मारक बना सकते हैं। मतलब ये सिर्फ हिंदी के बारे में नहीं है? नहीं, ये इस बारे में भी है कि 21वीं सदी में हम यादों और विरासत को कैसे सहेज रहे हैं। ये एक नया मॉडल है। बिल्कुल, ये एक श्रद्धांजलि का डिजिटल अवतार है जो भौगोलिक सीमाओं से बिल्कुल परे है। सही बात है। पहले ऐसे आयोजन कुछ 100 लोगों तक सीमित रहते थे, लेकिन अब इनकी पहुंच असीमित है। हरियाणा से शुरू हुई एक कहानी पूरी दुनिया में एक साथ सुनी जा रही है। तो इस डीप डाइव का निचोड़ ये है कि ये निमंत्रण सिर्फ एक इवेंट की सूचना नहीं है। ये एक ट्रेंड का सबूत है कि कैसे व्यक्तिगत कहानियां टेक्नोलॉजी के जरिए ग्लोबल बन रही हैं। हाँ। और कैसे भाषा इन बिखरे हुए समुदायों को जोड़ने वाले धागे का काम कर रही है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या इस निमंत्रण में ये तो बताया गया है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस वैश्विक श्रद्धांजलि के लिए कविता को ही क्यों चुना गया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आखिर कविता में ऐसी क्या खास बात है जो किसी की याद को समय और सरहदों के पार ले जाने का सबसे असरदार माध्यम बन जाती है?